हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं और एक नए वीडियो के साथ भी आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड होगा। साथियों इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। साथियों इस पेपर में हम एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था और इसका आंसर क्या क्या मार्क किया गया था उत्तराखंड सिविल जज के द्वारा। साथियों जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को ऑब्जर्व करके हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमको लगता है कि हाँ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो इस बार नहीं पूछा है। मैंने ऑलरेडी 2021 के पेपर को सॉल्व करा दिया है, साथ साथ 2016 के भी पेपर को सॉल्व करा दिया है, 2017 के भी पेपर को सॉल्व करा दिया है, आज 19 के भी पेपर को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। साथियों बिना देर किए हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने पेपर लिया है साथियों ये उत्तराखंड सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2019 का है और जो इसमें पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, इसमें जनरल नॉलेज का भी पेपर आता है और साथ ही साथ लॉ का भी पेपर आता है। तो जो जनरल नॉलेज का पेपर आता है वो दोस्तों 50 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर आता है और बात करते हैं लॉ का तो 150 नंबर का हमारा लॉ का पेपर होता है। मीन्स कि टोटल मिला दें 50 और प्लस 50 150 तो हमारा पूरा 200 क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। साथियों इसी स्ट्रेटजी पे ये वर्क करता है। अब देखिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों जो 2019 का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जनरल नॉलेज का वो पूछा गया था संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये एट द टाइम 2019 का ये करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको ऑब्जर्व करते हुए चलना है कि 2019 में क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्या 2021 में जो इनका 2022 में जो इनका पेपर हुआ था उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। और साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो ए वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा और ए वाले में ही कहा जा रहा है कि जो अरविंद सक्सेना साहब थे यही संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष थे। कब? तो 2019 में ये वर्तमान अध्यक्ष हुआ करते थे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मामला अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा मामला, यहाँ पे 4 मामलों के बारे में हमको दिया है और ये ऐसे ऐसे मामले हैं साथियों जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मामले अगर हम डील करते हैं, जिसको हम लोग इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ से डील करते हैं। यहाँ पे कारफू चैनल का मामला भी बड़ा अच्छा मामला माना जाता है। पाकेट हवाना का भी मामला बहुत अच्छा और रेलिवेंट जजमेंट माना जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा प्रदान किया गया है। साथ ही साथ एस लॉटस का मामला भी बहुत ज़बरदस्त मामला माना जाता है। फिर एंग्लो नाइजीरियन फिशरीज का भी मामला, ये भी मामला एक अच्छा मामला माना जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों कि कौन सा मामला स्थानीय न्यायालय द्वारा दिया गया, अस्थायी न्यायालय द्वारा, तो ये इसका करेक्ट आंसर सी वाला होगा और सी वाला ही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, कह रहा है एक्स एक्वा एट बानो सूक्ति का संबंध किससे है। ये एक लैटिन मैगजीम है और इस लैटिन मैगजीम को दे करके पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा और इस लैटिन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से है। ये जो इसका मतलब होता है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से इसका मतलब होता है। एक्स एक्वा एट बानो सूक्ति का संबंध होता है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से। बस आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो साथियों 1946 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कर रहा है थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि थ्योरी मीन्स की बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस बुक के लेखक किसको माना जाता है। तो 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये बी होगा। ये स्टेमलर साहब के द्वारा लिखा जाता है और स्टेमलर साहब कहाँ पे मिलते हैं, ये किस सब्जेक्ट के हैं। तो साथियों ये ज्यूरिस्प्रूडेंस से डील करते हैं। जब हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं वही ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कर रहा है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 कब से लागू हुआ।
ये जो भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम हुआ था 2018, कब से ये लागू हुआ था? तो साथियों ये उस टाइम का करंट अफेयर था, और इस टाइम आप 2023 में पेपर देने जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से नियम इस समय लागू हो रहे हैं उससे रिलेटेड। तो ये जब लागू हुआ था तो 1 अक्टूबर 2018 से लागू हुआ था, और यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? साथियों ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी कराया है तो हमें ये क्वेश्चन बार बार मिल रहा है। एक बार मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा? तो किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा साथियों? तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला होगा। अध्यक्ष के द्वारा भी होता है और साथ साथ निबंधक के द्वारा भी होता है। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि जज के द्वारा होता है, नहीं, यहाँ पे जज के द्वारा नहीं होता है, अध्यक्ष के द्वारा और निबंधक के द्वारा, इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? जो हमारा ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके जजमेंट अगर कोई पास होता है तो उसका सिग्नेचर किसके द्वारा होता है? तो अध्यक्ष के द्वारा होगा, और जो वहाँ के निबंधक महालेखा होते हैं, जो वहाँ के निबंधक साहब होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उत्तरांचल शब्द के स्थान पर उत्तराखंड शब्द उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा किस वर्ष में प्रस्थापित किया गया था? तो देख लीजिए, वो वहाँ का करंट अफेयर पूछ रहा है, और वहाँ का जो स्टैटिक जीके है वो स्टैटिक जीके यहाँ पे पूछने का काम किया है। और ये कब का है? ये 2006 में किया गया, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो थोड़ा सा आप उत्तराखंड का पेपर देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप उत्तराखंड को भी आप देख लेंगे कि हाँ उत्तराखंड से रिलेटेड कौन कौन से करंट अफेयर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का अधिनियम संख्या 17 को प्रवर्तन में आया हुआ कब माना जाएगा? तो ये जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी है अधिनियम 2018 का, इसको कब प्रवर्तन में आया हुआ माना जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों ये सी है, 21 अप्रैल 2018 को इसको माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोर ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 10 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी होगा। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय के साहब के द्वारा लिखी गई थी। और ये ऑस्टिन हमको मिलते कहाँ हैं? तो फिर हमको जूरिस्प्रूडेंस में जाना पड़ेगा, और ये जूरिस्प्रूडेंस का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते रहिएगा कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है, निम्न में से भारत में कौन मुख्य न्यायाधीश 1979 से 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे? तो साथियों यहाँ पे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आ गया। तो आप सभी को पता है कि इसमें से M हिदायतुल्ला साहब ही थे। यही क्या थे? यही राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। जज होने के बाद ये रिटायर हो गए, उसके बाद से इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन तटस्थकृत राज्य है? इसमें से तटस्थकृत राज्य किसको माना जाता है? तो साथियों यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड को तटस्थकृत राज्य के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपरिवर्जित आर्थिक क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और 200 समुद्री मील इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, और 12 समुद्री मील मीन्स की 12 नॉटिकल मिल्स वो भी होता है, 24 समुद्री मील भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अपवर्जन की बात कर रहा है तो साथियों यहाँ पे लर्न करके आप रखिएगा कि ये 200 समुद्री मील तक यहाँ पे इसका विस्तार चौड़ाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपने माता पिता के देश में पैदा नहीं होता है तो वह उस देश का राष्ट्रिक होगा जहां वो पैदा होता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ए होगा। ये जस सोले के क्या है? ये जस सोले एक कॉन्सेप्ट है, उसी जस सोले के कॉन्सेप्ट पे क्या है? ये आधारित मामला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। जहां प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है वहां आश्रय समाप्त हो जाता है, उक्त कथन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये देखिए आप, ये भी फिर से आपके पास
जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टाक महोदय के द्वारा ये बात कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कह रहा है किसी राजनयिक को अवांछनीय या आग्रह व्यक्ति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो किसको ये प्राप्त है? तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो बी होगा, ग्राही राज्य को ये अधिकार क्या होता है? प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं साथियों, ये जीएस का प्रश्न है, इसीलिए आपको ये प्रश्न ऐसे वैसे लग रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में प्रश्न नहीं लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया था, किसके द्वारा दिया गया था साथियों संयुक्त राष्ट्र का सुझाव? तो ये डी रूजवेल्ट साहब थे, ये इन्हीं डी रूजवेल्ट साहब के द्वारा ये संयुक्त राष्ट्र शब्द की परिकल्पना की गई थी। कब? जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसी टाइम इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र में दिया था इस शब्द को। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग वे हैं जिनका उल्लेख किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो 18 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 7 में जो इनका वर्णन किया गया है उसी से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह निर्णीत किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है? किस मामले में बताया गया था साथियों? तो आप सभी को पता है कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला था, उसी मामले में ये बात बताई गई थी। और अभी 24 अप्रैल 1973 24 अप्रैल था, इनका जजमेंट का 50 साल पूरा भी हो गया। किसके जजमेंट का साथियों? तो केशवानंदा भारती के जजमेंट का 50 साल पूरा भी हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से हमारे डील करता है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से किसे न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि किसको नहीं किया गया है, तो इन सभी लोगों को किया गया है, लेकिन रंगनाथ मिश्रा साहब को नहीं किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजा गया है, दलवीर भंडारी साहब भी गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और RS पाठक साहब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए हैं, लेकिन जो रंगनाथ मिश्रा साहब हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से किसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? निम्न में से किसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर बी मार्क किया जाएगा और कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत विवादों के निपटारों का शांतिपूर्ण ढंग नहीं है? किसको शांतिपूर्ण ढंग नहीं माना जाता है साथियों? तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ये प्रतिकर दे करके शांति करना, ये विधिपूर्ण अच्छा ढंग, शांतिपूर्ण ढंग नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो साथियों आप सभी को पता है कि 5 अगर सदस्यों की हम बात करते हैं तो ये 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। 10 सदस्यों की बात करते हैं तो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई सदस्य होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा 5 अस्थाई एवं 10 अस्थाई, यहाँ पे टोटल 15 सदस्य होते हैं और इसी की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये जो 4 कथन दिया है, चारों कथन में से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कथन है जो कि कथन यहाँ पे सही मार्क किया जाएगा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो डी वाला किया जाएगा। नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत है। जो नागरिकता की अवधारणा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए क्या होता है? असंगत होता है, उससे डेरोगेट्स होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है दोस्तों कि दंड प्रक्रिया संहिता को निम्नलिखित सूचियों में से किस सूची में शामिल किया गया है? जो दंड प्रक्रिया संहिता है इसको कौन सी सूची में शामिल किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आ रहा है कि किस सूची में इसको शामिल किया गया है। तो उपरोक्त सभी सूचियों में दंड प्रक्रिया संहिता को क्या किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया। मीन्स की संघ सूची में भी है, ये राज्य सूची में है और साथ ही साथ समवर्ती सूची में भी ये फॉल कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। तो कह रहा है भारत के संविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? अगर हम मूल कर्तव्यों की बात करते हैं साथियों तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को सभी को पता है कि मूल कर्तव्यों की संख्या इस समय 11 है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। जब विद्रोह द्वारा नए राज्य का निर्माण होता है तो सामान्यतः दी जाने वाली मान्यता होती है। कौन सी मान्यता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तथ्यतः इसका जो होता है यही इसका मान्यता होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण से संबंधित है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके आरक्षण मंच की EWS से संबंधित है। तो साथियों आप सभी को पता है कि 103वां संविधान संशोधन हुआ था और 103वें संविधान संशोधन में EWS को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 तलाक को संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया था? तो कौन सा ऐसा मामला आया था साथियों? तो आया था सायरा बानू बनाम भारत संघ का मामला आया था और इसी मामले में क्या किया गया था? 3 तलाक की वैधता के बारे में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कौन सा ऐसा सेक्शन आर्टिकल है जिसमें महिलाओं को आरक्षण के बारे में बात किया गया? तो साथियों यहाँ पे आर्टिकल की हम बात करते हैं तो 243D के अंतर्गत ये मामला डील करता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, सर्वबंधी अधिकार प्राप्त होता है। सर्वबंधी अधिकार प्राप्त होता है निम्न में से किसके विरुद्ध ये अधिकार प्राप्त होता है? तो 31 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है, सर्वबंधी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं, निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता के रूप में रखा है? तो ये किसके द्वारा रखा गया है साथियों? तो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा और ये ऑस्टिन महोदय के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार भारत में पेटेंट योग्यता के क्या मापदंड है? अब कौन कौन से मापदंड हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ पर लेंगे? तो साथियों इन सभी चीज़ों को लेंगे। नवीनता भी होनी चाहिए, अन्वेषणात्मक कदम भी होना चाहिए और औद्योगिक उपयोजन में सक्षम भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका जो होगा करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में हमको देखने के लिए मिलता है कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क देश है उसका सदस्य कौन नहीं है? तो 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए, सिंगापुर सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। तो यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों आप सभी को पता है कि इनिशियल से ही आप सभी को पता है कि 395 अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पृश्यता के बारे में बताया जा रहा है वो किसकी बात कर रहा है? देखिए भारतीय अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यहाँ पे साथियों क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद जो 17 की बात कर रहा है साथियों 36 नंबर के क्वेश्चन का, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अस्पृश्यता के बारे में ये बात कर रहा है, मीन्स की अनटचेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं, भारतवर्ष में किस राज्य द्वारा प्रत्येक घर को वर्षा के पानी को संचय करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया था? तो किस राज्य में बना दिया गया था साथियों? तो इसका 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा और ये तमिलनाडु में बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करती है? तो किसके बारे में उपबंध नहीं करती है दोस्तों? तो 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये दोस्तों बी होगा और मणिपुर के बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? डायरेक्ट हिट कर रहा है क्वेश्चन 25वां न्यायालय, तो अमरावती जो उच्च न्यायालय बना है साथियों यही सबसे उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय इसी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जापान के संविधान से ली गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की उद्घोषणा परिभाषित की गई है? तो कहाँ पे परिभाषित की गई है? तो साथियों अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 18 के अंतर्गत किसकी बात की गई है? आपातकाल उद्घोषणा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को, और क्वेश्चन नंबर 42 को कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना था। तो साथियों आप सभी को पता है कि 6 वर्ष का इनका
कार्यकाल होता है। अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस की रिटायरमेंट की हम बात करते हैं साथियों तो 65 ईयर होता है। अगर हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट की बात करते हैं साथियों तो 62 ईयर होता है। तो ये सारी चीज़ें रिटायरमेंट का एज आपको लर्न करके रखना, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होता है। जैसे यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग का 6 साल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज का आपने देख ही लिया कि 65 वर्ष होता है, और साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि हाई कोर्ट के जज का 62 ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है न्यूरेमबर्ग विचारण, टोक्यो विचारण, पीलियस विचारण तथा इमेज विचारण किससे संबंधित है? ये जितने भी विचारण की बात की जा रही है ये किससे संबंधित है? तो जो 43rd का आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ये युद्ध अपराध से रिलेटेड है और इसी के बारे में ये डील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मान्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि मान्यता से संबंधित नहीं है? तो 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी, मुनरो सिद्धांत जो है ये मान्यता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। न्यायमूर्ति दरविल भंडारी का न्याय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कब पुनर्निर्वाचित किया गया था? अब कौन सा ऐसा काल था कि जिसमें दरविल भंडारी साहब को दोहरा करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्ति दी गई थी? तो साथियों 2018 से 2027 तक इनको क्या दिया गया है? पुनः नियुक्ति दी गई है। कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है भारत के किस शहर को 6 मार्च 2019 को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? कौन सा ऐसा शहर है जिसको स्वच्छ पुरस्कार दिया गया? तो साथियों ये इंदौर को दिया गया था, और ये डाटा कब का है? ये 2019 का डाटा है। आपको अब एनालिसिस करना है। अब आप पेपर 2019 में नहीं 2023 में पेपर देने जा रहे हैं, तो इस समय का करंट अफेयर आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। किस न्यायमूर्ति को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था? किसको नियुक्त किया गया था साथियों? तो यहाँ पे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जी को क्या नियुक्त किया गया था? तो प्रथम लोकपाल नियुक्त घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य कौन है? ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य किसको बनाया गया है? तो 48 का करेक्ट आंसर साथियों आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन से नंबर का पूछ रहा है? ये 43rd नंबर का पूछ रहा है साथियों। आपको यहाँ पे देखने का चांस है कि 43rd नंबर का ये पूछ रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधायिका में एक सदन है? किस राज्य की विधायिका में एक सदन है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी होगा, और ये तमिलनाडु की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 भी हम देखते हैं। किस मामले में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो ये साथियों बात कहा गया है इनरू बेरूबरी यूनियन का मामला आया था, और इसी इनरी बेरूबरी यूनियन के मामले में बता दिया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जजमेंट आया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया, और इसी में बता दिया गया कि संविधान का वो पार्ट है। क्या? उद्देशिका जो है संविधान का पार्ट है, और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट इसी के थ्रू दिया गया था। अब हम बात करते हैं साथियों पार्ट सेकंड में, जिसमें पार्ट सेकंड में हमारे लॉ के पेपर डील करते हैं, और लॉ से 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो साथियों जब इस तरह से आप प्रिपरेशन करके जाएंगे, मीन्स की प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व करके जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 को हम देखते हैं। कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित विनियमन बराबर होता है। कहाँ पे बराबर होता है साथियों? तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। इनमें से कोई नहीं होता है। विभाजन के समय बराबर नहीं होता है, दान में भी बराबर नहीं होता है, विक्रय में भी बराबर नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जा रहा है वो डी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं। दान के मामले में यदि अदाता की दान स्वीकार करने के पहले मृत्यु हो जाती है तो दान क्या होगा साथियों? तो यहाँ पे 52 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो शून्य होगा। यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 के अंतर्गत एक भार को, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है जिसमें चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका क्या होगा साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। अनुप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।
और बंधक की तरह साबित नहीं किया जा सकता। इसको किसको नहीं किया जा सकता? जो सेक्शन नंबर 100 में चार्जेस के बारे में बात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 को डील करते हैं। निम्नलिखित 3 मामलों में से कौन सा अचल संपत्ति का पट्टा केवल पंजीकृत दस्तावेज द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 54 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। अब उपरोक्त सभी में क्या क्या आता है? केवल वर्षानुवर्षी पट्टा आप कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है केवल 1 वर्ष से अधिक की अवधि का पट्टा। फिर तीसरा कर रहा है केवल वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाले पट्टा के बारे में बात कर रहा है। मीन्स कि इन तीनों पट्टा को आपने देख लिया और उपरोक्त सभी जो होगा इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है अनुयोज्य दावे के अंतरण का प्रावधान, अनुयोज्य दावे के अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम में किया गया है। कहाँ पर किया गया है साथियों? तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा और धारा 130 के अंतर्गत आपको किया गया है। एक्शनेबल क्लेम के बारे में हम लोग जो बात करते हैं उसी एक्शनेबल क्लेम को यहाँ पे डील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि किराएदार द्वारा किया गया परित्याग अंतरण नहीं है? किराएदार द्वारा किया गया परित्याग अंतरण नहीं होता है। तो साथियों ये माखनलाल साहब बनाम NN अधिकारी का एक मामला है और इसी मामले में ये बात बता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। और क्वेश्चन नंबर 57 में साथियों कह रहा है अ ने ब को पूर्ण रूप से मकान दान दिया और शर्त लगाई कि वह इस मकान में रहेगा। ये दान जो ये इस प्रकार का जो दान दिया गया है ये कैसा दान रहेगा? क्या ये दान जो है वो रेलिवेंट दान रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों सी वाला करेक्ट आंसर है। वैध तथा निर्देश यहाँ पे जो डायरेक्शन इंपोज किया गया वो डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, मीन्स कि वॉइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को डील करते हैं। कह रहा है दोहरी संभाव्यता का नियम, मीन्स कि दोहरी संभाव्यता का नियम निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? जो डबल पॉसिबिलिटीज के नियम की बात कर रहा है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। हिटबी बनाम मिचेल के मामले में ये मामला इंपॉर्टेंट मामला है और इस मामले को आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 59 को डील करते हैं। त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? तो 59 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी होगा और धारा 27 के अंतर्गत ये बातें दी गई हैं। धारा 27 के रिस्पेक्ट में ये बातें कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है साथियों यहाँ पे कि समय द्वारा प्रभाजन से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो साथियों 60 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 35 के अंतर्गत इसको माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करते हैं। 61 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अचल संपत्ति का एक सहस्वामी होगा। किसका साथियों होगा? तो अचल संपत्ति का एक सहस्वामी किसको माना जाएगा? तो 61 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और ए वाले में कह रहा है संपत्ति का वैध अंतरण कर सकता है। वो संपत्ति को क्या कर सकता है? मीन्स की वैलिड रूप से ट्रांसफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं। मोचन के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा। जो मोचन का अधिकार होता है, रिडेम्पशन का अधिकार होता है, उसको किया जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो साथियों मोचन के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। केवल बंधक ग्रहीता के बंधक धन अदा करके। दूसरा कर रहा है केवल बंधक धन को न्यायालय में जमा करके। तीसरा कर रहा है केवल मोचन के लिए नियमित दावा दाखिल करके ये किया जा सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात कर रहे हैं। 63 वाले में कर रहा है साम्य को चाहने वाले व्यक्ति को साम्यानुकूलन आचरण करना ही होगा का विधिक आधार संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में ये प्रोवाइड किया गया? तो 63 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला। और इसका जो धारा माना गया है, जो किस धारा में बताया गया? तो धारा 51 के अंतर्गत इसको कोडिफाइड किया गया, बताया गया। क्वेश्चन नंबर 64 को हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है आरिफ बनाम यदुनाथ का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 64 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये किससे रिलेटेड है? ये भागी पालक से पार्ट परफॉर्मेंस से ये क्या कर रहा है? ये डील कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन साथियों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ही यहाँ पे डील किया जा रहा है। 65 में कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में कितने तरह के बंधक दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, कितने तरह के बंधक की बात कर रहा है। तो साथियों 7 प्रकार के बंधक के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। एक बार बंधक सदैव बंधक को निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया है। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज के रूप में किस में परिवर्तित किया गया है। तो साथियों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस के मामले में ये बात कहा गया है। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज की बात इसी में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 को हम डील करते हैं। पट्टे का पर्यवसन हो सकता है। पट्टे का पर्यवसन कैसे हो सकता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। केवल समय के बीत जाने से, केवल विवक्षित समर्पण से और केवल सहपरण से, मीन्स कि इन तीनों भी चीज़ें से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 को डील करते हैं। कह रहा है धूलाबाई बना मध्य प्रदेश राज्य का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कौन सा मामला साथियों। तो धूलाबाई का मामला। और ये धूलाबाई का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो ए वाला किया जाएगा। सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से ये क्या करता है, डील करता है धूलाबाई का मामला। और धूलाबाई का मामला आपको सीपीसी में भी देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में से किसका संबंध रिट याचिकाओं के प्राज्ञ न्याय के लागू होने से है। तो 69 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी होगा। ये दयाराव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है और उसी से ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। आदेश 10 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन मौखिक परीक्षा का उद्देश्य, जो मौखिक परीक्षा है इसका क्या उद्देश्य होता है। तो साथियों इसका उद्देश्य होता है वाद में विवक्षित विषयों का विशदीकरण करना, इसका उद्देश्य होता है। 70 नंबर को आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है एक पक्षीय अज्ञप्ति, मीन्स कि एक तरफ से अगर किसी को लाइसेंस दे दिया जाता है, एक पक्षीय अज्ञप्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा उपचार प्राप्त किया जा सकता है। अगर इस प्रकार का कोई दे देता है तो कौन सा उपचार प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों ए और बी दोनों उपचार यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। केवल आदेश 11 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और साथ ही साथ कह रहा है केवल धारा 96 सब क्लास 2 सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील भी की जा सकती है। तो दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 72 से हम डील करते हैं। यदि अभिवचन के संशोधन के आदेश में संशोधन करने हेतु समय सीमा नहीं दी गई है तो पक्षकार संशोधन कर सकता है। कैसे कर सकता है। तो 72 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी। और 14 दिनों में वो क्या कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। व्यादेश के बारे में बात करते हैं, इंजंक्शन के बारे में। व्यादेश के भंग या अवज्ञा के परिणाम स्वरूप सिविल कारागार में निरोध की अवधि अधिक नहीं होगी। कितनी अधिक नहीं होगी। तो साथियों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 3 माह से यहाँ पे अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 74 को हम डील करते हैं और 74 में कह रहा है कि विबंधन द्वारा, मीन्स कि रूल ऑफ स्टॉपेल, विबंधन द्वारा अनुदान का परिपोषण का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में ये दिया गया है। तो 74 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला होगा और धारा 43 के अंतर्गत ये बातें प्रोवाइड की गई है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। जहां एक वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 के अंतर्गत पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया है वहां वादी क्या कर सकता है। तो साथियों 75 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। न्यायवाद लाने से वर्जित रहेगा। जो न्याय का वाद है उसको लाने से यहाँ पे क्या दिया जाएगा, उसको वर्जित किया जाएगा, उसको मना कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किसकी बात कर रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 किससे संबंधित है साथियों। तो 76 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। न्यायालय के बाहर विवादों को निपटारे से, जिसको हम लोग एडीआर मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में हम लोग 1996 का जो कानून है उसी से ये डील करता है। सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। निर्णय का अर्थ है, निर्णय का क्या अर्थ होता है साथियों। तो निर्णय का जो करेक्ट आंसर होगा, निर्णय का अर्थ है, तो निर्णय का अर्थ होता है न्यायाधीशों द्वारा अज्ञप्ति या आदेश के आधारों पर किए गए कथन के बारे में बात कर रहा है। बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों में से
किसके वाद पत्र या वाद हेतु के लिए कारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो 78 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी होगा। आदेश 7 और नियम 11 क के अंतर्गत ये किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 को डील करते हैं। कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा ऐसा कथन दिया है जो कि सही नहीं है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यह विवादक विरचित कर उन्हें विचारण के लिए निर्देश कर सकता है और उसी से ये डील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील नहीं होगी? कौन सा ऐसा आदेश है जिसके अंतर्गत अपील नहीं हो सकती? तो धारा 35 ख जो है साथियों इसका अपील नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। करें लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन वाद ला सकता है? यहाँ पे कौन वाद ला सकता है? तो साथियों 81 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ए और बी दोनों के द्वारा वाद लाया जा सकता है। ए केवल महाधिवक्ता के द्वारा और बी केवल 2 या 2 से अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से क्या कर सकते हैं? वाद ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए। तथ्यों का एक समूह उसमें संबंधित विधि के साथ वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध उपचार का अधिकार प्रदान करता है, इसे कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों 82 का जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो सी होता है और इसको कहा जाता है वाद हेतु। किसको कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है साथियों पक्षकार की मृत्यु पर एक वाद की क्या स्थिति होती है? अगर कोई पक्षकार मर जाता है तो एक वाद की स्थिति क्या रहेगी? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी होगा और कह रहा है यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के बाद उपशमन नहीं होगा। इस प्रकार का उपशमन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपके एग्जामिनेशन में आए थे। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के किस भाग में वाद संस्थित करने का स्थान वर्णित है? तो किस भाग में है साथियों? तो 84 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा। भाग 1 के अंतर्गत ये सारी बातें हमको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। वो परिस्थितियां जहां एक ऐसे व्यक्ति को वाद में सम्मिलित नहीं किया गया हो जो कि या तो आवश्यक पक्षकार था या उचित पक्षकार था को कहेंगे। क्या कहेंगे? तो 85 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ए वाला करेक्ट आंसर होगा और इसका आंसर क्या होगा? असंयोजन इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है? तो साथियों कह रहा है को आभूषणों का एक बॉक्स ख जो उसके क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है के पास रखता है। ग का अभिवचन है कि आभूषण क ने उसे सदोष अभिप्राप्त कराए थे और वह उसे ख से लेने का दावा करता है। विधि के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ख का होगा? कौन सा ऐसा विकल्प होगा? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना करके दिया गया है और इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने का समय चाहिए। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। कह रहा है को एवं ग के विरुद्ध अंतर्विवाची वाद लाया जा सकता है। मीन्स कि अंतर्विवाची वाद यहाँ पे लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 को हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विवाद निपटारा प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अंतर्गत संदर्भित नहीं है। कौन सा संदर्भित नहीं है? तो 87 का यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर होगा और ये वार्ता के बारे में बात करता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अभिवचन के मूल नियम है? यहाँ पे अभिवचन के कौन से मूल नियम है? तो साथियों उपरोक्त सभी इसके मूल नियम है। जैसे पहला कह रहा है प्रत्येक अभिवचन में केवल तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए न कि विधि का। तथ्य सिर्फ आप फैक्ट को डालेंगे, लॉ का आप उल्लेख नहीं करेंगे। सेकंड में कह रहा है इसमें केवल सारभूत तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। मीन्स कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सारभूत तथ्य चलेंगे। सी वाले में कह रहा है केवल इसमें तथ्यों को संक्षिप्त रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तथ्य को आप पूरा डिटेल में लगे लिखने, डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 89 को डील करते हैं। एक विभाजन के वाद में निम्नलिखित में से कौन सी डिग्री सम्मिलित होती है? जो विभाजन का वाद होता है इसमें कौन सी डिग्री सम्मिलित होती है? तो 89 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ए एवं सी यहाँ पर दोनों का दोनों आपका सही होगा यहाँ पे जो होगा। ठीक, अब साथियों यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है साथियों यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डील करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है दोस्तों कि सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधायी निकायों के सदस्यों की सिविल मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है। कौन सा है साथियों? तो 90 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 135A के अंतर्गत ये बातें कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात करते हैं। कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा वाद के स्थगन से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? तो वाद के स्थगन से संबंधित है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला होगा। धारा 10 के अंतर्गत ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा अधिवक्ता पर प्रतिक्रिया का तामील से संबंधित है। मीन्स की अधिवक्ता पे तामील की प्रक्रिया से संबंधित है। तो 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आदेश 3 नियम 5 के अंतर्गत ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि जहां प्रतिपरीक्षा के दौरान जब साक्षी कुछ भ्रमित हो तो उसे सच्चाई निकलवाने हेतु न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है। कौन सा प्रश्न पूछ सकता है, कैसा पूछ सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान राज्य बनाम एनी के मामले में ये बात बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा आधार अस्थायी व्यादेश हेतु एक उचित आधार सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नहीं है? तो 94 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे कह रहा है यह कि विवादग्रस्त संपत्ति की सरकार द्वारा अधिग्रहण के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को हम देखते हैं साथियों। कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय को सुसंगत बनाती है? तो 95 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये बी होगा। और धारा की हम बात करते हैं तो धारा 47A के अंतर्गत ही हमको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अधीन सुसंगत होगी? तो साथियों यहाँ पे अब इसके ऑप्शन को 96 वाले ऑप्शन को यहाँ पे डील करेंगे। जो 96 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और धारा 30 के अंतर्गत ये सुसंगत मानी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? मीन्स की सेकेंडरी एविडेंस से संबंधित है। तो 97 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी। और धारा 63 इससे डील करता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में ग्राह्य होने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो 98 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। यह कि कथन करने वाला व्यक्ति को उसकी मृत्यु की प्रत्याशंका थी। मीन्स कि उसको पहले से ही शंका थी कि वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मृत्युकालिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। अंकीय चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? तो 99 का आपका करेक्ट आंसर साथियों होगा, ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यायालय उस व्यक्ति या प्राधिकारी को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दे सकता है। इससे ये डील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी में सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है साथियों? तो 100 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी होगा, जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे जब विटनेस जो होता है वो हॉस्टाइल हो जाता है, तब उसको ये दिया जाता है अनुमति कि आप पूछिए। 101 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पे कह रहा है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है। यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो 101 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला होगा। और इसका जो सेक्शन की हम बात करते हैं तो धारा 110 में ये बातें प्रोवाइड करके रखी हुई हैं साथियों। यहाँ तक 100 क्वेश्चन का ये स्लॉट था, 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब जो पार्ट सेकेंड मैं लेकर के आऊँगा साथियों, उसमें मैं उत्तराखंड सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड पार्ट जो बचा है, जो 100 से लेकर के 200 क्वेश्चन हमारा बचा है, मीन्स कि 100 क्वेश्चन का भी जो स्लॉट बचा है, उस क्वेश्चन को हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। क्योंकि एक पार्ट आपका बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में लेकर के आऊँगा साथियों। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ये पार्ट फर्स्ट है हमारा, ये पार्ट जो है हमारा फर्स्ट है। अब पार्ट सेकंड जब हम लेकर के आएंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। साथियों, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? एग्जामिनेशन से पहले ये सेशन कराया जा रहा है, आप इस सेशन को जरूर वॉच करिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही रेलिवेंट आपके लिए साबित होगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथियों, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल सकती है। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।